और मैं सबसे पहले इसी पर बात कर रही हूँ। शाजिया जी जरा बताइए देश को कि क्या अब अमेरिका तय करेगा कि हमें तेल कहां से खरीदना है? उसने बता दिया अब हम तेल खरीद सकते हैं रूस से। आदाब सुचरिता जी, आपको भी प्रणाम भी, और जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं और जो भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपके इतने शानदार एंकरिंग को और इस बेहतरीन चैनल को। सबसे पहले मैं सबको ये आश्वासन देना चाहूँगी कि भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार हैं। 250 मिलियन बैरल से अधिक तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का स्टॉक ऑलरेडी है, और ये कहा माना जा रहा है कि 7 से 8 हफ्तों की पूरी आपूर्ति के बराबर है। तो ये स्टॉक अलग अलग जगहों पर भी है, तो यानी कि वो सेफ है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वहाँ पे है। बड़े तेल के टैंक्स हैं, पाइपलाइंस हैं, पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है, समंदर से जो आ रहे हैं तेल के जहाज़ हैं। और अभी आपने हॉर्मुज़ का जिक्र किया, बहुत ज़रूरी है जो आप जिक्र कर रही हैं और अवगत करा रही हैं क्या क्या ख़तरा हो सकता है और क्या क्या डरने की इम्कानात हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक बार जल्दी से ख़त्म हो जाए स्टॉक हमारा, ऐसा नहीं है। एक शानदार सुरक्षा कवच की तरह हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की सिचुएशन है। भारत सिर्फ एक रास्ते या एक देश पर निर्भर नहीं है। अब तक 6 कॉन्टिनेंट से बात हुई है और 40 देशों से तेल खरीदना हमारा हो सकता है, और हमने जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समस्या हो जाती है तो भारत ने ऑलरेडी इससे को लेकर बात भी की है, कई ऑल्टरनेट्स ढूंढे हैं। और दूसरे शाजिया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप देश के लोगों को आश्वस्त कर रही है, लेकिन सियासत इस बात पर नहीं। सियासत उस बात पर है कि अमेरिका कह रहा है कि 1 महीने तक छूट दे दी हमने भारत को कि आप तेल खरीद लीजिए रूस से। अमेरिका छूट देगा अब हमें? क्या हम क्या उसकी छूट का इंतजार कर रहे थे? देखिए, अमेरिका बहुत सारी बातें खुद ट्रम्प जी ने कही है जिसकी तस्दीक वो खुद नहीं कर सकते। तो अपने बयानों से कई बार वो पलट जाते हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग अपनी सरकार का ध्यान देखें कि वो सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, कितना ज़्यादा संयम से वो पेश आ रही है, और ऐसा क्या कर रही है जिससे हमारी जो नीति है इंडिया फर्स्ट हो। उसमें रिस्ट्रेंट चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और उसमें एक नेगोशिएशन के लिए स्किल्स चाहिए। तो मुझे लगता है कभी कभी चीखने चिल्लाने और स्लोगनेरिंग से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी डिप्लोमेटिक एबिलिटीज़ को देखिए, ह्यूमिलिटी से सोच समझकर जो हमारे लिए फ़ायदे में हो उससे काम चलाएं। ये कोई अक्कड़ बम्बे वो तो खेल है नहीं, इनी मिनी मायना हो कि हम लोग ईरान की बात करेंगे या इजराइल की बात करेंगे। ये बहुत ही जो क्विक सैंस आप देख रही हैं, एवर चेंजिंग, ये जो ग्लोबल डायनामिक्स हम जियोपॉलिटिकल, ये मुझे लगता है बहुत ही एक सीरियस टर्न ऑफ इवेंट्स है, और इसके आसान आंसर्स नहीं हैं। तो जो ओवर सिंप्लीफिकेशन में कुछ लोग जा रहे हैं, मुझे लगता है वो सरलीकरण नहीं कर सकते हम लोग। इसके साथ साथ आखिरी बात मैं कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बार शाजिया जी, मैं एक बार सापरा जी के पास जा रही हूँ। सापरा जी, जिस तरह से युद्ध भड़का हुआ है दुनिया में, आपको लग रहा है ये इस वक्त राजनीति का समय है? ये इस वक्त सरकार को घेरने में लगने का समय है? ये इस वक्त ये जरूर पूछने का समय है कि हमारे पास रिजर्व्स हैं कि नहीं? लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप को और उनके सहयोगियों के बयानों को उछालकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि डिप्लोमेसी को मेंटेन किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से चला जा रहा है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी की डिप्लोमेसी है कि ट्रंप जो है वो 80 बार ये कह दें कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध विराम मेरी वजह से हुआ है, अगर वो ये कह दें कि मैं भारत के प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर तबाह कर सकता हूँ, और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी चुप करके बैठी रहे, तो ये इनकी डिप्लोमेसी, इनको मुबारक है। हम तो सवाल पूछेंगे, अगर भारत के इंडियन ओशन के अंदर आकर के अमेरिका ईरानियन एक शिप को, निहत्थे शिप को उड़ा दे, तो ये इनकी डिप्लोमेसी है। अगर यूएस की ट्रेड डील होती है और उसके अंदर नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज और सरेंडर नजर आते हैं, और अगर हमारा डेटा भी गिरवी रखा जाता है, हमारी संप्रभुता को गिरवी रखा जाता है, हमारे एनर्जी कंडीशंस को गिरवी रखा जाता है, हम कुछ नहीं बोलते हैं उसके अंदर। अमेरिका के अंदर उसकी कोर्ट जो है उसको लताड़ती है और कहती है कि ये ट्रेड डील गलत है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह से घुटने टेके हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री उसके ऊपर कुछ नहीं कहते हैं। ये इससे नजर आता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो डिप्लोमेसी है, ये बिल्कुल कमजोर डिप्लोमेसी है, ये सरेंडर डिप्लोमेसी है। क्या ये देश जिसने निक्सन को आंखें दिखाई, क्या वो देश जिसने जॉर्ज बुश को आंखें दिखाई, या जिसने ओबामा को आंखें दिखा करके अपने सापरा जी, मैं एक चीज आपसे ये कह दूं, मैं एक चीज आपसे ये कहूं कि कई बार क्या
क्या डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीजों पर शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए? मैं इसलिए पूछती हूं कि अग्रेसिव डिप्लोमेसी हमेशा हित में नहीं होती है। अग्रेसिव डिप्लोमेसी इन द टाइम्स ऑफ अग्रेशन क्या कर सकती है मुझे नहीं पता है, लेकिन एम्बेसडर वोरा बेटर बता पाएंगे। जी मैं बताता हूं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैंने वही कहा, मैंने कहा ये एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं होती है। कोई आपको बार बार लताड़ता रहे, आपके देश की संप्रभुता को गिराता रहे, आपकी देश की साख को गिराता रहे लगातार, वो सीज फायर से लेके आज तक हमारे देश को लताड़ता रहे और हम डिप्लोमेसी के नाम पर हम चुप रहे। क्या इस तरह की डिप्लोमेसी भारत की पहले तो नहीं थी? पहले तो हमने निक्सन को भी आंखें अच्छा पहले नहीं थी, अब हमारी डिप्लोमेसी सरेंडर वाली हो गई है, ये कह रहे हैं वो। एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता रही हूँ सर, मैं इस पर एक रिएक्शन लूंगी, लेकिन बड़ी खबर भी बताऊंगी। ईरान ने इराक में ड्रोन से हमले किए हैं, ड्रोन से इराक के बसरा एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। अब देखिए, ये मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन भी किया, अपने दर्शकों को बताया कि ये युद्ध अभी 7वें दिन और भीषण ही होता नजर आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि खत्म होगा, और ये किसी भी देश के हित में नहीं है, लेकिन इसे रोकने का उपाय भी शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं अभी भी ईरान को। मैं आपको जरा ये बता दूं, इस बीच में जरा पहले एम्बेसडर वोरा के पास जा रही। एम्बेसडर वोरा, जरा बताइए, कई बार अग्रेसिव डिप्लोमेसी से बचना भी शायद एक डिप्लोमेसी की तकनीक है, आप बेहतर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जब होता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ आपसे पर्सनली। यू आर ब्रिलियंट, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। डिप्लोमेसी में बेटा एक चीज रहती है कि जो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो हम नहीं कहते वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हमारे पॉलिटिकल लीडर कह रहे थे कि हमको जवाब देना चाहिए। जवाब देने से क्या मिलेगा मैम? हमको किसी को नाराज करने से क्या मिलेगा? हमारे संबंध उनके साथ बिगड़ेंगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, खामोश रहिए। कहता है कहने दीजिए, मेरा क्या जाता है। कई बार घर में भी जब झगड़ा होता है तो माँ, दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा होता है, माँ कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। सो सर, जो हमारी डिप्लोमेसी है इट्स वेरी इफेक्टिव। और मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, इसने अभी जो 1 महीने की छूट दी है, 1 महीना क्यों, 2 महीने क्यों नहीं, 4 महीने क्यों नहीं, मैं बता देता हूँ क्यों। आपको मालूम है सर कि दुनिया का टॉप 2 एक्सपोर्टर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल में से दूसरा देश कौन सा है सर? उसका नाम भारत है। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड ऑयल। हम क्रूड ऑयल लाते हैं, उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ जाता है ये? अमेरिका को जाता है, यूरोप को जाता है, सिंगापुर को जाता है, ऑस्ट्रेलिया को जाता है। अमेरिका को भी अब डर है, ये जो क्रूड ऑयल जो भारत रिफाइन करके बेचता है, अगर उस पे इन्होंने रोक लगाने की कोशिश की तो अमेरिका को ही ज्यादा नुकसान होगा। तो हम उनको बेचते हैं। बेटा, सबसे बड़ी रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी जामनगर में है, वहां पर हम ये क्रूड ऑयल रिफाइन करके बेचते हैं। तो आरोप लगाना कि हम कुछ नहीं कह रहे, हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई, मुझे नहीं मालूम इनका कितना तजुर्बा है डिप्लोमेसी में। मुझे तो 52 साल हो गए हैं। बहुत बार हम खामोश रहते हैं, सिचुएशन जब स्थिर हो जाए उसके बाद हमने जो कहना है हम करेंगे। अभी इतनी वॉलेटाइल है, और ट्रंप साहब को तो आप सब जानते हैं, बहुत वॉलेटाइल कैरेक्टर है, कभी कुछ कभी कुछ। खामोश रहना ही बेस्ट है। देखिए, मैं तो एक बात ये मानती हूं और ये खुलकर कहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप कभी दुनिया में पुलिस वाले बन जाते हैं। वो ये बताने लगते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद अब जब जिस तरह से उन्होंने ये बात कह दी है कि भाई रूस से तेल खरीद लीजिए, उन्हें कोई ये बताए कि जो संप्रभु देश हैं वो आपकी बात और आपके ऑर्डर्स के हिसाब से नहीं चलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि जो डिप्लोमेसी है उसमें कई बार कई पैतरे काम आते हैं, और मौजूदा स्थिति ऐसी है, मैं बार बार कह रही हूं, कोई देश अछूता नहीं है। राजनाथ सिंह का आज का बयान दिखाता है कि इससे अप्रभावित भारत भी नहीं रह पाएगा। मैं जरा एक और खबर दिखाऊं, उसके मेजर जनरल के पास जा रही हूं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजरायली सेना के ईरान पर हमले जारी है। तेहरान और इस्फहान में बमबारी हो रही है। ईरानी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये हमले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी बयान आया है वो ये बता रहा है कि वो रुकेंगे नहीं। मेजर जनरल, मैं आपसे पूछूंगी, ये तस्वीरें ये जरा ब्रेकिंग भी स्क्रीन पर रखिए। मेजर जनरल, जरा बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी कहा है सरेंडर होगा तभी डील होगी। there will be no deal with Iran except unconditional surrender। उन्हें लग रहा है सरेंडर कर लेगा ईरान इतनी आसानी से सर? जय हिंद सुचारिता, एंड थैंक यू हैविंग मी ऑन योर चैनल। देखिए सुचारिता, सरेंडर लेगा कौन?
सरेंडर तो कर देंगे, कहते हैं कि सरेंडर कर देंगे। सरेंडर तो 1971 में आपने देखा होगा, 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। तो बूट्स ऑन ग्राउंड सरेंडर करेगा कौन? देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातें करते हैं उसमें कोई तथ्य, कोई मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं देता। स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया में आप देखिए चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बिगर स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स है उनकी हार तो आप मानेंगे ना, ट्रांस अटलांटिक एरिया में जो कहते थे कि रशिया को स्ट्रैटेजिकली बिल्ड नहीं करने देंगे, वहां से दुम दबा के भाग गए। और जब ये मेडिटेरियन में शिफ्ट हुआ, जो आपको वेस्ट एशिया का थी, शिफ्टिंग ऑफ बैटल फाइनली इंडो पैसिफिक से आर्टिक तक जाएगा। तो इसमें वहां तो उनकी मोरलेस अमेरिका इज डिफीटेड, क्योंकि 2022 से लेकर के काफी समय तक और खुले आम कहते थे कि वी विल नॉट अलाउ देम टू विन स्ट्रैटेजिकली। वहां तो डिफीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आप जो बात कह रही हैं, ये इनके कैलकुलेशंस क्या हैं, मगर वहां के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ओपनली डोंट कंसिडर ये वेंजुला है। वेंजुला से आप ये दिस इज ईरान 10 साल तक इराक से लड़ा और पूरे के पूरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड में वो 40 साल से ये लड़ रहा है। उसने बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की थी जो रशिया और चाइना के बहकावे में आके ऐसे प्रॉक्सी स्टेट जो उसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर जो इजराइल में किया था, जो 23 आपने देखा था 7 अक्टूबर 2023 में, वो उसकी बहुत बड़ी भूल थी। मगर उसके बाद चेंज ऑफ रिजीम जो इन्होंने करने की ट्राई की है जिस तरह से, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे हैव डन इट। सर अभी तो मैं देख रही हूँ, आज मैंने कैलकुलेशन भी बताई कि 20 देश तो इसमें शामिल हैं, क्योंकि उन पर या तो हमले हो रहे हैं या वो डायरेक्टली हमले कर रहे हैं। चीन, रूस अभी भी इससे अभी सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन वो भी आसार दिख रहा है। भारत अछूता रह पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक बार जरा एक और खबर बता दूं, क्योंकि शाजिया जी हम तेल की सियासत पर बात कर रहे हैं, तेल से जुड़ी बड़ी खबर आई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर तेल की कीमतों पर बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत बढ़कर तकरीबन $93 प्रति बैरल पहुंच रही है। इसका अंदाजा लगाइए कि कितना बढ़ गया है इस बात से कि फरवरी में कच्चे तेल की कीमत औसत तकरीबन $69 प्रति बैरल थी। यानी पिछले एक हफ्ते में, 1 वीक, एक हफ्ते में कच्चा तेल 35% महंगा हुआ है। एक हफ्ते के अंदर 35% का उछाल है। आने वाले हफ्तों में क्या होगा जरा इसके बारे में सोचिए। युद्ध के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन बुरी तरह से बाधित है और इसीलिए आज अगर लोग घर में सोच रहे हैं कि क्या तेल महंगा होगा, उन्हें आने वाले समय में क्या महंगाई का सामना करना पड़ेगा, तो उन्हें क्या कहेंगे शाजिया जी? जो सवाल सापरा जी उठा रहे हैं वो गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता जी, बहुत जरूरी आपने सवाल पूछे और मुझे लगता है हर एक के घर में हर एक इंसान जो है यही चर्चा कर रहा है और आप बहुत जरूरी चीज की, आप बहुत जरूरी बात आप कर रही हैं और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस बातचीत का। मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों को आपके जरिए सुचरिता जी की भारत की जो रिफाइनिंग क्षमता है 258 MMTPA कहते हैं उसको, जरूरत से भी ज्यादा है। 5th लार्जेस्ट हम लोग पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक भी हैं और हमारी घरेलू नीति पे भी बात करनी चाहिए। देखिए सरकार के 20% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्यक्रम है उससे हमारी बचत होती है, 44 मिलियन बैरल तेल की बचत होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो काम आएंगे अगर इस तरह के हालात मतलब खराब हुए और खराब हुए। विदेशी मुद्रा हम बचा सकते हैं, किसानों को आय इससे मिलती है, आयात इससे कम होता है और आम नागरिक की गैस और पेट्रोल प्राथमिकता रहेगी। तो इसमें एक और चीज जरूरी आपको बताना है आपके जरिए सुचरिता जी कि सरकार की तरफ से हमारी सरकार ने साफ साफ कहा है कि जो घरेलू LPG सिलेंडर है उसकी सप्लाई को प्राथमिकता दी जाएगी और औद्योगिक उपयोग जो है उस पर सीमाएं लगाई जाएंगी। नहीं शाजिया जी देखिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में तस्वीर क्या होगी ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में सापरा जी, अगर हमने ये रणनीति बनाई कि हम रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, रूस ने आकर कहा कि हमें कच्चा तेल वो देता रहेगा, इस मौजूदा समय में प्राथमिकता से देगा, ये अभी हाल का बयान है, तो ये तो ये हमारी डिप्लोमेसी की ही एक तारीफ दिखाता है कि भाई रूस हमारे लिए आ रहा है, सामने आ रहा है, कह रहा है इस समय में हमें सप्लाई करेगा तेल। दिक्कत कहाँ है?
नहीं, दिक्कत ये नहीं है कि रूस हमको तेल देने के लिए तैयार हुआ है, हाँ। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत ये है कि हमें ट्रम्प की इजाजत क्यों लेनी पड़ती है? नहीं, हम ट्रम्प को इजाजत क्यों नहीं ले रहे हैं। कहना आपको पड़ता लग रहा है हम ले रहे हैं ना, ना, इजाजत? एक मिनट, क्या ट्रम्प ने नहीं कहा कि मैं 30 दिन का वेवर देता हूँ? वो तो ये भी कहते हैं हमने मध्यस्थ कराई, जंग रुकवाई। आप भरोसा करते हैं उस बयान पर? मेरी क्यों नहीं? अरे ये ट्रम्प को मैं समझ सकती हूँ कि आपको अपने देश नहीं, एक मिनट शाहजेब जी, उन्हें बोलने दीजिए पहले। आप ये भरोसा करते हैं कि उन्होंने ही जंग रुकवाई? मैं तो नहीं करती हूँ। सुचेरिता जी सुनिए मेरी बात। हाँ। तो ट्रम्प के जो जितने भी वक्तव्य है उसको बीजेपी क्यों नहीं नकारती है? मैं इसकी बात करता हूँ। बीजेपी नकारते ना। अच्छा, दूसरी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपके हिसाब से तो डेड इकोनॉमी है ना, राहुल गांधी जी के हिसाब से। एक मिनट प्लीज सुचेरिता जी। हाँ, एक मिनट सापरा जी कंप्लीट करने दीजिए शाहजेब जी। हाँ, देखिए, ऐसा इन्होंने डिप्लोमेसी की बात की और 52 वर्ष के एक्सपीरियंस वाले जो पैनलिस्ट बैठे उन्होंने भी डिप्लोमेसी की बात की। हाँ। मैं इनको 4-5 सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है। क्या मार्को रूबियो ने जब 14 फरवरी 2026 को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने उपनिवेशवाद की और विस्तारवाद की बात की जयशंकर के सामने, क्या वो डिप्लोमेसी चुप रहने से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? एआई समिट के अंदर सीनियर व्हाइट हाउस के जो पॉलिसी मेकर हैं श्री राम कृष्णन, वो कहते हैं कि डेटा भी भारत का होगा, बाजार भारत का होगा, लेकिन एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमारा होगा। देखिए, मैं तो ये बात इतने समय में समझ आई सर। मैं डिप्लोमेसी की कोई स्टूडेंट नहीं हूँ ना, मुझे डिप्लोमेसी के बारे में, मैं सिर्फ एम्बेसडर वोरा जैसे एक्सपीरियंस्ड लोगों से सीखती हूँ सर। नहीं, सापरा जी जरा सुनिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति के साथ क्या बयानबाजी काम करती है सर? मुझे तो ऐसा लगता है वो जो बयान देते हैं वो कब उससे पलट जाते हैं उन्हें भी नहीं पता है। ऐसे व्यक्ति के साथ अमेरिका में ही उन्हें लेकर उनके अपने साथी कई बार हैरान रह जाते हैं कि वो क्या बयान दिया है। ऐसे में उनके साथ इस ऐसी बयानबाजी में एंगेज करना, मुझे लगता है ये तो अब हम भी समझने लग गए हैं, आम लोग समझने लग गए हैं कि उससे बचकर आगे एक रास्ता निकालना चाहिए। क्या करेंगे आप बताइए? एम्बेसडर वोरा जी, मुझसे पूछा आपने? जी सर। हाँ मैम, आपने खुद ही जवाब दे दिया था उसका कि डिप्लोमेसी के जरिए आगे का रास्ता निकालना है। पहले तो ये जंग रुकेगी, हाँ। तब कुछ आगे हम बढ़ेंगे। और दूसरी चीज जो इराक में हुआ था, ईरान में इतनी तबाही हुई है, उसके पैसे कौन देगा? ट्रम्प साहब ने कहा है ना, सरेंडर चाहिए, जैसा इराक ने किया था। हाँ। तो अमेरिकन कंपनीज ने आके उसके तेल को कंट्रोल करके बेच के फिर रिकंस्ट्रक्शन किया। ईरान में कौन करेगा? जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, कौन देगा? वो ईरान तो नहीं देगा। तो वो सरेंडर की बात कर रहा है कि फिर अमेरिकन कंपनी जाएंगी, जैसे पहले होती थी वहां पर अमेरिकन के शाह के टाइम में, जाके रिकंस्ट्रक्शन करेंगी, तेल बेचेंगी। ये सारा खेल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की आपने, मैडम, वो बंद नहीं हुआ है ना। ईरान कुछ कर सकता है। अमेरिकन नेवी ने कहा है, कोई जाना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो अमेरिकन नेवी आपको सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अब अमेरिका की अमानत बन गई है। नहीं सारी एनर्जी सर, ये होगा, मुझे लगता है यहां से युद्ध और भीषण होगा क्योंकि अमेरिका प्रोटेक्शन देगा। अमेरिका प्रोटेक्शन का हाथ कब हटा लेगा? अमेरिका पहले खुद अपने हितों को बचाए, ये जरूरी है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका खुद शायद एक मिस कैलकुलेशन से जूझ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि 4 हफ्ते के अंदर वो जंग खत्म कर देंगे। वो अब कह रहे हैं हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।